हाय दिस इज रेणुका योर कंटेंट रीजनिंग फैकल्टी। सो CSIR 5 से स्टार्ट हो रहा है। इसके प्रीवियस वीडियो में 230 टू 250 मार्क्स का टारगेट लेके कैसे आप स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो वो डिस्कस किया था। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टोटल 350 मार्क्स का प्रिपरेशन कैसे करना है डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो भी CSIR से मिले ऑफिशियल पेपर से, जिसपे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो आपने शायद फोकस नहीं किया होगा या आपने कहीं से नहीं सुना होगा, वो आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज ये 50 और ये 50 और ये 50 यानी 150 मार्क्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है डिस्कस करेंगे। बाकी सब कल के वीडियो में। कईयों का 5-6 को एग्जाम है, यानी बहुत कम टाइम है, तो ये कम टाइम में भी कैसे आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो ये आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और जिनका ज़्यादा टाइम है, 10 के बाद एग्जाम है, वो कैसे भी अपने मैक्सिमम टाइम देकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ कि कैसे आपको एक एक टॉपिक वाइज कर सकते हो। कैसे एक डायग्राम के थ्रू आप समझ जाओगे तो इजीली आपको एक एक टॉपिक को कैसे क्लियर करना है, कैसे कवर करना है, वो आप समझ जाओ पहले। इसके बाद आपको आसान लगेगा कि अगर आपने नहीं भी किया है या आप कोई और टॉपिक से स्टार्ट करना चाहते हो। जैसे मैंने आपको आज सिर्फ 150 मार्क्स का दिखाया, बाकी अगर आप कहीं और से करना चाहते हो, कुछ और हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इनसे करना चाहते हो, तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे एक टॉपिक हो गया, फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी, बट एक टॉपिक हो गया। जैसे आप इंग्लिश से स्टार्ट करो कि एक टॉपिक कॉम्प्रिहेंशन पहले हो गया, तो उसको सर्च करो, यूट्यूब से सर्च करो। इसकी तो प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे प्रीपोजिशन हो गया, मान लो, उसको यूट्यूब से सर्च करो। आपको क्या मिलते हैं, 1 आवर या 1 आवर से ज़्यादा के यूट्यूब वीडियोस आपको मिल जाएंगे। नहीं देखना है पूरा, आपको क्या करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जो 5-10 मिनट लगेंगे या 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगेंगे क्लियर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको करना है सर्च करना है, क्वेश्चंस करना। कौन से क्वेश्चंस आपको कैसे करना है, यूट्यूब से नहीं करना है, क्रोम से करो। ठीक है, सर्च करो, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5-10 मिनट का टाइम लगेगा। यानी आपके पास, जैसे मैंने कहा, आपको 5-6 को एग्जाम है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो कम कम टाइम देकर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सर्च करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर उसके बाद क्वेश्चन सर्च करो, प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। यहाँ पे इस चीज़ के लिए ऐसे करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको यानी एक पार्ट का कवर करने के लिए 1 आवर से 1.5 घंटे का टाइम आपको लगेगा, 1 से 1.5 घंटे का टाइम। जैसे पूरा इंग्लिश की मैं बात करूँ, पूरा इंग्लिश के लिए आपको 1 से 1.5 घंटे का टाइम आपको लगेगा। डिटेल में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको बाइफरकेट करना है मार्क्स को। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप PDF में देखो, जो आपका CSIR नोटिफिकेशन PDF है, यहाँ पे आपको जो टॉपिक्स मेंशन है सिर्फ वही, अगर आप ऑफिशियल पेपर देखो, जो सैम्पल पेपर है वो देखो, तो सिर्फ वही टॉपिक्स नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कॉम्प्रिहेंशन, ये तो आपको गिवन है, क्वेश्चन 21 to 25 ये आपको मिल गए, क्या कॉम्प्रिहेंशन मिल गया। ठीक है, उसके बाद 26 में अगर आप जाओ तो यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। टेंस की बात आ गई, जो कि यहाँ पे आपको टेंस गिवन ही नहीं है। यहाँ पे एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन, ये करेक्शन, टेंस करेक्शन, कॉमन एरर्स, पंक्चुएशन, ये सब आपको गिवन है। तो आपको क्या करना है, एक लिख लेना है सिलेबस करके। इंग्लिश के लिए एक एक, जैसे मैंने कहा, वहां पे आपको लिख लेना है। ठीक है, सिलेबस एक एक करके लिख लो, कंप्रिहेंशन लिख लिया, ये 6 तो आपने लिख लिया, इसकी आपको प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पैसेज पढ़ना है, आंसर करना है, दैट्स इट। उसके बाद आपने ये 5 लिख लिया, उसके बाद 6 नंबर करके आपको क्या करना है, टेंस लिखना है, क्योंकि आपको ऑफिशियल पेपर में गिवन है। अब आपको ऑफिशियल पेपर इसलिए दिया गया है क्योंकि वो आपको बताना चाह रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका बहुत कम टाइम है, तो आप अगर ये सेशन कंप्लीट जल्दी नहीं करेंगे तो आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपने टेंस लिख लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, ये भी टेंस आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये प्रिपोजिशन है जो आपको गिवन है ही। उसके बाद यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज यूज्ड एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। यहाँ पे 2 टॉपिक्स और मिल गए, तो वो नंबर कर दो, 7 और 8 एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स आपने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद है कंडीशनल सेंटेंस, ये भी एक टॉपिक हो गया। जैसे मैंने कहा है, आपको टॉपिक को सर्च करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। अब ये कुछ टॉपिक्स है, जैसे प्रीपोजिशन हो गया, एडवर्ब हो गया और पंक्चुएशन हो गया, इनके कुछ वीडियोस मैंने सजेस्ट किया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप वीडियोस देख सकते हो। बहुत अच्छे से समझाया गया है। अगर आप एक बार वीडियो देख लोगे, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 10-12 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा होगा, आप देख लोगे तो आराम से समझ भी जाओगे। उसके बाद जैसे मैंने कहा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरह से टोटल इंग्लिश का ये जो पार्ट
है ये कवर हो जाएगा 1 से 1.5 घंटे में आपका कवर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग की, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी, फिर उसके बाद एथिक्स और डिसीजन क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो रीजनिंग से स्टार्ट करें तो जो एसएससी बैकग्राउंड से है उनको पता होगा ही ये सब, बाकी जो बैंकिंग बैकग्राउंड से उनको नहीं पता होगा। तो मैं एक एक करके आपको शॉर्ट में समझा दूंगी क्या क्या होता है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं समझा दूंगी। बाकी जैसे मैंने कहा आपको डायग्राम के थ्रू, वैसे आपको एक एक टॉपिक वाइज भी सर्च करना है, प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग क्या होता है, वर्बल नॉन वर्बल होंगे, फिर उसके बाद एनालॉजी। एनालॉजी क्या हो गया, देखो 3 तरह के होते हैं एनालॉजी, मतलब वो क्वेश्चंस कैसे होंगे जिनमें 2 से ज़्यादा की चीज़ यानी कनेक्शन होगा बिटवीन 2 या मोर देन 2 थिंग्स। ठीक है, एक कनेक्शन होना चाहिए। जैसे आपका ये वर्ड बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, नंबर बेस्ड हो सकता है, अल्फाबेट बेस्ड हो सकता है। इन दोनों में तो लॉजिक होता है, रीजनिंग का मतलब ही है लॉजिक आपको पता लगना चाहिए। अगर आपको लॉजिक पता लग गया तो इन दोनों को आप कर सकते हो। वर्ड में क्या हो गया, आपको मीनिंग पता होना चाहिए या फिर कनेक्शन पता होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिया है, जैसे थर्मोमीटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, इनके बीच कनेक्शन क्या है, थर्मोमीटर टेम्परेचर क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये मेजरमेंट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे बैरोमीटर है तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रेशर होगा। ठीक है, ये प्रेशर मेजर करने के लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, सिमिलरली और भी ज़्यादा है, क्वांटिटी यूनिट हो गया, या टाइम सेकेंड्स, वॉल्यूम लीटर, ये एग्जांपल्स हो गया। एनिमल और यंग हो गया, यानी मतलब जो एनिमल्स होंगे उनके बच्चों को क्या कहा जाता है, डॉग पपी हो गया। लाइन कब होता है, ये आपको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप कर सकोगे। अगर आपके पास जैसे मैंने कहा टॉपिक वाइज अगर आप हाफ एन आवर या 20 मिनट्स 15 मिनट्स भी दोगे तो आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये हो गया एनालॉजी। उसके बाद सिमिलरिटीज डिफरेंसेस क्या होता है, जो ऑड वन आउट होते हैं ना क्वेश्चंस, वो होते हैं सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है, एक ए में है 24 36, यहाँ पे बी में 14 21, सी में 34 51, 22 34। यहाँ पे ज़्यादातर ये चूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे 51 एक अजीब नंबर दिख रहा है, तो इसको चलो ये है ना गेस मार्क कर देते हैं ना, तो वो नहीं करना है। एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग है पहले से। यहाँ पे एक लॉजिक होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको देखो तो ये 12 2 जा 24 है, 12 3 जा 36 है। यहाँ पे इसको देखो तो 7 इंटू 2 14 है, 7 इंटू 3 21 है। इसको देखो तो ये 17 का है, 17 इंटू 2 34, 17 इंटू 3 51। सिमिलरली यहाँ पे 22 किससे 2 मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 11 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 इंटू 2 22, 11 इंटू 3 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सब इंटू 2 इंटू 3 हुआ है, तो 11 इंटू 3 करोगे तो 33 होना चाहिए, 34 है, तो ये हो गया ऑड वन आउट। ठीक है, तो इस तरह के आपको नंबर्स में हो सकता है या फिर वर्ड्स में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखो सर्कल में हो गया, स्क्वायर बेस्ड हो सकते हैं, ट्रायंगुलर बेस्ड हो सकते हैं, ये आपने देखा ही होगा, एसएससी बैकग्राउंड वाले क्वेश्चन उनको पता ही होगा स्टूडेंट्स को। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको जिसमें मैंने कहा कॉन्सेप्ट एक एक करके समझा दूंगी थोड़ा थोड़ा करके। देखो यहाँ पे है 3 2 और 5 4, बीच में है 45, यहाँ पे बीच में क्वेश्चन मार्क है, यानी ये 45 यहाँ पे कैसे आए ये लॉजिक पता करो, उसके बाद ये आंसर कर सकते हो। तो ये देखो 3 और 2 को अगर ऐड करते हो तो ये 5 होगा, और 5 और 4 को ऐड करते हो तो 9 होगा, 9 इंटू 5 करोगे तो 45 हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे 4 और 2 को ऐड करोगे तो 6 होगा, 6 और 3 को ऐड करोगे तो 9 होगा, 9 इंटू 6 कितना होगा 54 होगा, 54 आंसर होगा। तो ये इस तरह के होता है। उसके बाद एनालिसिस क्या हो गया, एज जो फिगर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं। उसके बाद जजमेंट डिसीजन मेकिंग क्या होता है, देखो ये आपने देखा ही होगा कई बार। जैसे आप रिक्रूटमेंट को ले लो फॉर एन एग्जांपल, एक रिक्रूटमेंट के लिए कुछ कंडीशंस गिवन होते हैं, एक वैसे ही आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे कि कुछ गिवन होगा, रिक्रूटमेंट हो गया या कुछ और होगा, कुछ कंडीशंस आपको गिवन होंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आप रिक्रूटमेंट को ले लो तो उसमें 28 ईयर्स एक कंडीशन हो गया। उसके बाद नेशनलिटी क्या हो गया, इंडियन होना चाहिए, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया हो गया। तो ये कुछ कंडीशंस गिवन होंगे। आपको कुछ गिवन होगा, राम हो गया या फिर सीता, कोई पर्सन का नेम दे दिया होगा, उनका कुछ आपको गिवन होगा डिटेल्स। ठीक है, कि ये इसका 27 ईयर से एज, तो क्या वो सिलेक्ट होना चाहिए, ऐसे करके आपको क्वेश्चन गिवन होगा। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपने देखा ही होगा। तो ये नहीं होगा क्योंकि एक कंडीशन आपको फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसे कंडीशनल बेस्ड ये क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये गया डिसीजन मेकिंग। विजुअल मेमोरी क्या होता है, मिरर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशंस क्या होता है, जो आपको स्क्वायर या
ट्राइंगल्स कितने होते हैं, ये काउंट करने के लिए क्वेश्चंस होते हैं ना, आपने देखा ही होगा कि इसमें कितने स्क्वायर से काउंट करो, तो इस तरह के होते हैं ये डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशंस के क्वेश्चंस। ठीक है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो गया। अरिथमेटिकल रीजनिंग क्या हो गया, ये मोस्टली एज बेस्ड या फिर लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। अरिथमेटिक नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये अरिथमेटिक बेस्ड ही आपको मिलेंगे, यानी इजी होंगे। ठीक है, सो इस तरह के जैसे मैंने आपको कहा है, एक एक करके कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। बाकी और क्या क्या मैंने आपको नहीं समझाया। अच्छा, स्पेस विजुअलाइजेशन क्या हो गया, देखो यहाँ पे एक स्पेस विजुअलाइजेशन, ये हो गया, दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डाइस और क्यूब में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। डाइस के तीन तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक स्टैंडर्ड डाइस हो गया, ठीक है, जो आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि एक स्टैंडर्ड डाइस में 3 का अपोजिट क्या होगा, एक नंबर है 3, उसका अपोजिट क्या होगा। तो आपको याद रखना है सम ऑफ द अपोजिट, यानी जो होगा ना, मतलब यानी अपोजिट जो होंगे उनका सम कितना होगा, वो 7 होगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 4 5 है, तो अगर आपको 4 का अपोजिट पूछ रहा है तो 4 का अपोजिट क्या होगा, सम अगर 7 है तो 3 होगा। सिमिलरली यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में आपको डाइस का फिगर ना देकर भी पूछ सकता है कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो आपको क्या करना है, सम 7 है तो 3 होगा। 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 होगा। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आता है जनरल डाइस। जनरल डाइस में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा आपको डाइस आपको फिगर दे सकता है। उसके बाद आपको पूछ सकता है 6 का क्या अपोजिट है। जैसे यहाँ पे आप देखो तो अगर आपको 2 रूल्स फॉलो करना है। एक हो गया, अगर एक नंबर कॉमन है दोनों ही डाइस में तो आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको लिख लेना है। जैसे यहाँ पे 6 2 3 है, क्लॉकवाइज हो गया ऐसे करके। ठीक है, 6 फिर नंबर लिख लेना है, जो कॉमन है वो लिख लेना है 6, उसके यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो नंबर है वो लिख लेना है 3 और 2 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या हो गया 4 और 5 है, तो जो नहीं है ना वही आपका ऑपोजिट हो गया, यानी 6 का ऑपोजिट पूछ रहा है तो 1 है, जो नहीं है यहाँ पे तो वो 6 का ऑपोजिट हो गया। सिमिलरली कोई कहीं 2 नंबर्स कॉमन हो गए, तो जैसे यहाँ पे 6 और 2 3 है, यहाँ पे मान लो 6 और 3 5 है, तो जो नहीं है ना, जो डिफरेंट नंबर्स है वो एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे 6 3 कॉमन हो गए तो 5 और 2 अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, एक आता है ओपन डाइस आता है। जैसे यहाँ पे ये फिगर आप देख रहे हो, तो ओपन डाइस में हमेशा याद रखना अल्टरनेट नंबर्स जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं। जैसे 5 का अपोजिट हो गया 4, 1 का 3 हो गया, फिर उसके बाद 6 का 2 हो गया। आपको क्या पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में कि ऐसे डाइस आपको फिगर्स दे देंगे, वो आपको पूछेंगे कि क्या होगा ये, कि कौन सा डाइस सही होगा इसका, जो कि जैसे आपने वहां पे देखा ना, एक अपोजिट है क्या, यहाँ पे 1 का 3 अपोजिट है और 4 का 5 अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे फिगर में क्या है 4 और 5 एडजेसेंट है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखो 6 3 और 4 है, 6 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, जो नहीं है यहाँ पे कोई भी एडजेसेंट नहीं है, तो ये हो सकता है, ये होगा करेक्ट आंसर। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे ही फिगर नहीं होगा, फिगर ऐसे भी हो सकता है, तो आपको अल्टरनेट नंबर्स अपोजिट होंगे, ये लिख लेना है, उसके बाद आंसर करना है जैसे मैंने आपको कहा है। यहाँ पे एक इसका ये अपोजिट होगा, इसका ये अपोजिट होगा, इसका ये अपोजिट होगा, एक एक करके आपको लिखना है, उसके बाद करते जाना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी अरिथमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है वो जो है एसएससी में ज्यादातर पूछे जाते हैं, बैंक में या तो कम या फिर ना के बराबर होते हैं इनके क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये इनको आप जैसे मैंने कहा आपको डायग्राम के थ्रू सर्च करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। ऐसे करके आपको करना है। अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग और एथिक्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो एथिक्स का अगर मैं आपको दिखाऊं, ज्यादातर ये टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सैंपल पेपर में देखने को मिलेंगे, तो मैं सजेस्ट करूंगी इनको आपके लिए, इसके लिए आपको क्या करना है, बुक या जैसे मैंने आपको कहा है क्रोम से सर्च कर लो, क्योंकि वीडियोस देखोगे ज्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे आप टॉपिक वाइज भी कर सकते हो, एथिक्स इंटेग्रिटी एप्टीट्यूड हो गया, ये सर्च कर लो, या फिर जैसे आपको एलैबोरेट किया गया है एसेंस ऑफ एथिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स हो गया, ये सर्च करके कर सकते हो। जैसे आप क्वेश्चन को देखो, पहला क्वेश्चन है व्हाट कंप्राइजेस
द प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट गाइड बिहेवियर इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। ये हो गया बिजनेस एथिक्स। सिंपली आपको टर्म्स पे जाना है। अगर आप एक एक टर्म्स को भी समझ लेते हो ना तो इजीली कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 22 देखो, व्हाट इज एनी पर्पसफुल कम्युनिकेशन दैट डिसीव्स, मैनिपुलेट्स और कंसील्स, ये हो गया फ्रॉड हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अबाइडिंग बाय ऑल लॉज एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। तो कॉमन है, एक एथिक्स वर्ड जो है, टर्म जो है वो कॉमन है, पूछा जा रहा है हर चीज में, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो व्हाट डिफाइंस द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, एथिकल लॉस हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 25, ये देखो, व्हाट ऑफर्स ए सिस्टम ऑफ चेक्स बैलेंसेस प्रिवेंटिंग मैनेजर्स एम्प्लॉइज फ्रॉम डेविएटिंग फ्रॉम पॉलिसी स्ट्रेटेजीज एंड देयर बाय अवॉइडिंग अनएथिकल एंड इलीगल एक्टिविटीज, ओवरसाइट सुपरविजन हो गया, ठीक है। ये हो गया। तो जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया है, बुक से कर रहे हो या क्रोम से सर्च करके कर रहे हो, कुछ टर्म्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की। जैसे आपको गिवन है ना, इलाबोरेट किया गया है आपको सिलेबस, वैसे ही बिल्कुल क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है। जैसे कि यहाँ पे देखो, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ये हो गया किसमें, देखो यहाँ पे आ गया 28 में आ गया, कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ये आपको गिवन हो गया, सिचुएशन गिवन हो गया, आपको पूछा जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। यहाँ पे 29 में भी सेम क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, यानी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इसके ऊपर आया है। आइडेंटिफाई द पॉसिबल सोल्यूशन, यहाँ पे देख रहे हो आप पॉसिबल सोल्यूशन। 26 में देखो तो मोस्ट फिटिंग चॉइस, यानी पॉसिबल ये पे पूछ रहा है, यानी या ये हो गया बेस्ट सोल्यूशन की बात, ठीक है। 27 में आप जाओगे तो यहाँ पे भी मोस्ट सुइटेबल, यानी बेस्ट सोल्यूशन की बात यहाँ पे आ गई। 30 में देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे क्या हो गया, 30 में आपको देखो कंसीडर एज ए पॉसिबल सोल्यूशन, यहाँ पे आ गया पॉसिबल सोल्यूशन। तो जो आपको मेंशन किया गया है वही आपसे पूछा गया है। एक एक करके मैं डिस्कस कर देती हूँ। ये प्रॉब्लम वाली चीज आपने कहीं से नहीं सुना होगा या फिर नहीं पढ़ा होगा, तो मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगी। पहले 26 से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, एलेक्स इज ए फिटनेस एंथुजियास्ट हु इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, ही लव्स ए लेड लैक एंड स्पोर्टी एटमॉस्फेयर, व्हिच वेन्यू बिलो मोस्ट फिटिंग चॉइस, ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली यहाँ पे आंसर कर सकते हो, फिट फेस्ट स्पोर्ट्स ग्रिल, जो कि आपको स्पोर्ट्स गिवन है क्वेश्चन में, तो ये डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो। ये चीज आसान है, बट डिफिकल्ट क्या लग रहा होगा आपको, ये भी 27 भी आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद डिफिकल्ट क्या लगेगा आपको, देखो ये जो 28 में आपको पूछा गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम इज फेसिंग चैलेंजेस इन मीटिंग प्रोजेक्ट डेडलाइंस, द टीम मेंबर्स ऑफन फाइंड देमसेल्व्स वर्किंग ऑन मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली लीडिंग ए लैक ऑफ फोकस, डिलेड डिलीवरेबल्स, द टीम मैनेजर्स ऑब्जर्व्स ए डिक्लाइन इन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड टीम मोरल। व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या प्रॉब्लम है। अब इसमें कुछ कंफ्यूज होंगे कि ये ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम है या टेक्निकल प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं आपको प्रॉब्लम्स बता देती हूँ क्या क्या किस तरह के प्रॉब्लम्स किनको कहा जाता है। लॉजिकल प्रॉब्लम क्या हो गया, जिनमें कोई लॉजिक होगा, उस जिसको बेस करके कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है, तो वो लॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गए। एल्गोरिथम प्रॉब्लम क्या हो गया, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह होंगे, तो आपको यहाँ पे वर्ड से ही पता लग रहा होगा। ह्यूमन रिसोर्स, ये इसका आंसर होगा ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम। क्यों, ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, लैक ऑफ ग्रोथ जहाँ पे होता है, एंगेजमेंट, लैक ऑफ एंगेजमेंट, लैक ऑफ करियर डेवलपमेंट होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो लैक ऑफ फोकस हो गया, ठीक है, तो वो हो गया, इसीलिए ये ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। अब टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या हो गया, जहाँ पे कोई पावर से रिलेटेड या कंप्यूटर सर्वर से रिलेटेड हो गया, इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वहां पे उस चीज के लिए टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पे एक और है 29 में, एक व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फेसिंग। यहाँ पे ऑप्शंस में एक है सप्लाई चेन प्रॉब्लम, इसको मैं समझा देती हूँ फिर इसका आंसर करते हैं। सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स कब होते हैं, जब आपको गुड्स एंड सर्विसेज सप्लायर से लेकर कंज्यूमर तक स्मूथ फ्लो में कोई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं या डिस्ट्रप्शंस फेस करने पड़ते हैं, इसीलिए उनको सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नोटिसेस ए रिकरिंग इशू इन द प्रोडक्शन लाइन वेयर स्पेसिफिक मशीन फ्रीक्वेंटली मैल फंक्शंस। तो मशीन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये हो गया टेक्निकल प्रॉब्लम। जैसे मैंने कहा आपको कंप्यूटर हो गया, ये इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यहाँ पे मशीन मैल फंक्शंस की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली ये टेक्निकल प्रॉब्लम में आएगा। बाकी यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम्स जो जो गिवन है ऑप्शंस में, उसको भी मैंने मेंशन कर दिया है, आपको समझा दिया है कि किस तरह से आपको आंसर करना है।
बाकी यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो, ये कंपनी इज एक्सपीरियंसिंग ए हाई टर्नओवर रेट एमोंग इट्स एम्प्लॉयज। हाई टर्नओवर रेट क्या हो गया, जब एम्प्लॉयज उस कंपनी को छोड़ने लगते हैं, ठीक है, लेफ्ट द कंपनी हो गया, तो उसमें क्या हो गया, एचआर मैनेजर वांट्स टू एड्रेस द इशू एंड रिटेन वैल्यूएबल टैलेंट। वो वैल्यूएबल टैलेंट को रखना भी चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी, पंक्चुअल की बात कर रहे हैं, पंक्चुएशन की कोई बात ही नहीं है आपके इस पैसेज में, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग मंथली टीम बिल्डिंग, इसकी भी कोई बात नहीं हो रही है। मैंडेटिंग ओवर टाइम टू प्रोजेक्ट डेडलाइंस की भी कोई बात नहीं है। ऑफरिंग कम्पिटिटिव सैलरीज एंड बेनिफिट्स टू अट्रैक्ट एंड रिटेन स्किल्ड प्रोफेशनल्स। जो यहाँ पे आपको बताया भी जा रहा है कि वैल्यूएबल टैलेंट को वो रखना चाहते हैं, तो रिटेन स्किल्ड प्रोफेशनल्स और कम्पिटिटिव सैलरीज वो दे सके, क्योंकि कंपनीज को छोड़ रहे हैं एम्प्लॉयज, तो उनको कम्पिटिटिव सैलरीज देकर उनके जो स्किल्स हैं वो रख सके, ठीक है। तो ये होगा बेस्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है जो टोटल 150 मार्क्स का किस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा करके समझा दिया है, तो शॉर्ट में आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। बाकी कोई डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और बाकी का जो 250 मार्क्स रह गए हैं, या सॉरी 200 क्वेश्चंस के रह गए हैं, उनको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।